हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 14 विच इज इंजरीज अराउंड द एल्बो। एंड ये होने वाला है एसेंशियल ऑर्थोपेडिक महेश्वरी की बुक से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, थोड़ी बहुत ही एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिटेल एनाटॉमी डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एनाटॉमी जो एल्बो की है वो डिस्कस करी है। तो आप एनाटॉमी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अदरवाइज मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एनाटॉमी देख लेते हैं। देखो, ये हमारी ह्यूमरस बोन है, दिस इज आवर ह्यूमरस बोन। एंड ह्यूमरस बोन की जो साइड में प्रोजेक्शन से निकले रहते हैं ना, इनको बोलते हैं एपिकॉन्डाइल। जो मीडियल साइड पे होगा वो मीडियल एपिकॉन्डाइल, जो लेटरल साइड पे होगा वो लैटरल एपिकॉन्डाइल। अब इन्हीं एपिकॉन्डाइल के ऊपर का जो ये एरिया होता है, दिख रहा है आपको, इन्हीं एपिकॉन्डाइल के ऊपर का जो ये एरिया होता है इसी को बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइल। खुद देखो ना, ये कॉन्डाइल, ये दूसरा कॉन्डाइल, इनके ऊपर यानी कि सुपर से भी ऊपर इधर की साइड पे आपको बोला जाएगा सुप्राकॉन्डाइल। तो इसी सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसी को ही हम बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ओके, इतना समझ में आया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये होता क्या है। तो ये मोस्ट सीरियस फ्रैक्चर है बच्चों में, ठीक है। और ये कैसे होता है? फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड। अगर इस पोजीशन में कोई बच्चा गिरे तो उसका इस जगह पे फ्रैक्चर हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे गिरने से एल्बो हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाती है। और जैसे ही एल्बो हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में आती है तो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है यहाँ की, ठीक है। अब अगर इस फ्रैक्चर की बात करें तो देखो, इस तरीके से ये फ्रैक्चर हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे ये फ्रैक्चर हो गया तो ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, यानी कि ये जो पूरा ह्यूमरस आ रहा था, इस ह्यूमरस का डिस्टल पोर्शन अलग हो गया, प्रॉक्सिमल पोर्शन अलग हो गया। तो ये जो फ्रैक्चर होता है ये ट्रांसवर्सली इधर होता है। और आप देख सकते हो दोनों एपिकॉन्डाइल के जस्ट ऊपर ये है। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हम मेटाफाइसिस बोल सकते हैं इसको। चैप्टर 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है, नहीं देखा है तो देख लेना। तो ये जो शाफ्ट वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। और उसमें भी जो ये नीचे की साइड पे होगा उसको बोलेंगे डिस्टल फाइसिस। इसीलिए देखो पैथोएनाटॉमी में क्या लिखा है कि जो फ्रैक्चर लाइन है, यानी कि ये जो फ्रैक्चर लाइन है ये एक्सटेंड करती है ट्रांसवर्सली। एक्सटेंड कैसे करी? ट्रांसवर्सली थ्रू द डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ ह्यूमरस। डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ ह्यूमरस पे जस्ट अबव द कॉन्डाइल्स, यानी कि इन दोनों कॉन्डाइल्स के जस्ट अबव। अब होता क्या है कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटेंशन टाइप, एक होता है फ्लेक्शन टाइप। डिपेंडिंग ऑन, मैंने कहा ना कि जैसे ही ये फ्रैक्चर हुआ ये पोर्शन अलग हो गया, ऊपर का पोर्शन अलग हो गया। तो अब हम इस नीचे के पोर्शन को देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में गया है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर का। देखो, अगर ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है तो हमें पता थोड़ी ना चलेगा। लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं या इसको हम इस ऊपर वाले के रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि भाई ये इसके कंपैरिजन में आगे गया है तो आगे बोलेंगे, पीछे गया है तो पीछे बोलेंगे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना लिखते हुए भी कि इन रिलेशन टू द ऊपर वाला प्रॉक्सिमल वाले को हम देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दो तरीके का है, एक है एक्सटेंशन, एक है फ्लेक्शन। आप देख सकते हो एक्सटेंशन वाला 80% है, यानी कि मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है कि देखो, ये नीचे वाला डिस्टेंट फ्रेगमेंट को देखो, तो डिस्टेंट फ्रेगमेंट जो होता है वो इन रिलेशन टू दिस ऊपर वाला प्रॉक्सिमल कहाँ जा रहा है? देखो, पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्सटेंडेड पोजीशन में जा रहा है, यानी कि वो पीछे की तरफ बैकवर्डी टिल्ट हो जा रहा है। समझ में आया? और फ्लेक्शन वाले को देखो, नीचे वाले, कहने का मतलब ये है कि नीचे वाले डिस्टल फ्रेगमेंट को आपको देखना है और किसके रिस्पेक्ट में देखना है? ऊपर वाले के। तो अब नीचे वाले को देखो, तो नीचे वाला जो फ्रेगमेंट है वो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में कैसा आ गया है? आगे को आ गया है, यानी कि फॉरवर्ड टिल्ट हो चुका है, यानी कि आगे की तरफ फ्लेक्स हो गया है। तो ये हो गया फ्लेक्शन टाइप और ये हो गया एक्सटेंशन टाइप। इसके अलावा बहुत सारी तरीके के डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं। अब डिपेंड करता है हम कौन सी डायरेक्शन, कौन सी व्यू से देख रहे हैं। अगर ये एपी व्यू, यानी कि हम बिल्कुल सिदाई से सामने की तरफ से देख रहे हैं, तो इसमें प्रॉक्सिमल आपको दिख सकता है, लेटरल मीडियल शिफ्ट दिख सकता है। मीडियल की तरफ गया मीडियल शिफ्ट, लेटरल की तरफ गया लेटरल शिफ्ट, मीडियल की तरफ टिल्ट हो सकता है। वहीं पे अगर लेटरली आप एल्बो को देख रहे हो तो आपको डॉर्सल शिफ्ट, डॉर्सल टिल्ट, ये सब, यानी कि पीछे डॉर्सल मतलब पीछे की साइड पे शिफ्ट या टिल्ट हुआ दिखेगा।
अब बात आती है डायग्नोसिस की। तो देखो, जैसे कि और भी फ्रैक्चर्स हैं इस पूरी बुक में, तो फ्रैक्चर में क्या होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि आप उस एरिया को टच नहीं कर सकते। एंड क्योंकि इसमें तो फ्रैक्चर टूट के इधर उधर हो जा रहा है, तो डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। यानी कि नॉर्मल सी चीज़ होगी, जैसे ही फॉल ऑफ हिस्ट्री होगी उसके बाद पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी, इनेबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड एल्बो। आई एम रियली सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब आता है कि ऑन एग्जामिनेशन। तो देखो, ऑन एग्जामिनेशन में भी दो चीज़ें हैं। सपोज कोई बच्चा गिरा और उसको तुरंत उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लेके चले गए, तो अभी स्टार्टिंग में इतनी स्वेलिंग उसके नहीं है, तो वो ईजिली डायग्नोस हो जाएगा, ईजिली एग्जामिन हो जाएगा। ठीक है, उसका जो क्या होता है, पोस्टीरियर प्रोमिनेंस दिखेगा, यानी कि एल्बो के पीछे अलग ही उभरा हुआ जगह सी दिखेगी, लगेगा कि हाँ कुछ हो रखा है, कुछ फ्रैक्चर टाइप हो रखा है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि ये जो डिस्टल फ्रेगमेंट होता है ना, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो पीछे की तरफ उभरा उभरा सा हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि हमने जो 3 टिप होती हैं, बेसिकली हम ये जो देखते हैं ऊपर, ये जो 3 टिप्स होती हैं, ये भी अलाइंग रहती हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अगर किसी बच्चे को फ्रैक्चर के बहुत देर बाद लेकर के जा रहे हैं और तब तक स्वेलिंग उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन उस केस में भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि रेडियल अल्नर पर्ल्स उसकी एब्सेंट तो नहीं है, या हम ये देखते हैं कि कहीं उसकी डिफरेंट चीज़ें तो नहीं है, जैसे कि पॉइंटिंग इंडेक्स तो नहीं है, रिस्ट ड्रॉप तो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ एल्बो में भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि एल्बो के इधर से, ये जो एल्बो का पोर्शन होता है ना, इधर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। क्यूबाइटल फॉसा में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी आपको। हम बीपी वगैरह नापते हैं, वो यहाँ से देखते हैं, पल्सेस वगैरह देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारी फोरआर्म की जितनी भी नर्व्स हैं, मीडियन नर्व्स, अल्नर नर्व्स, ये सारी गुजर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ का फ्रैक्चर होता है तो वो सब भी इंजर्ड हो सकती हैं, और अगर वो इंजर्ड होती हैं तो हमारा फ्रैक्चर फिर मामूली फ्रैक्चर नहीं रहता, फिर वो बहुत एडवांस कैटेगरी का फ्रैक्चर हो जाता है। क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि भाई, नर्व इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आपके सारी मसल्स डैमेज हैं। ठीक है ना, आर्टरी अगर हो गई तो इश्चिमिक मसल्स हो जाएंगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल सा बोन फ्रैक्चर हुआ है लेकिन उसमें कोई आर्टरी एंड नर्व इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर भी हम फ्रैक्चर को बोलते हैं कि चलो हड्डी का फ्रैक्चर है, इतना कुछ सीवियर नहीं है। लेकिन अगर नर्व आर्टरी भी इन्वॉल्व हो जाए तो सोचो कितना सीवियर है वो। अगर मीडियन नर्व, ठीक है, इधर की साइड पे हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है, अगर मीडियन नर्व इंजरी हो जाए, मान लो ऊपर फ्रैक्चर हुआ, मीडियन नर्व इंजर होगी, तो मीडियन नर्व जहाँ जहाँ मसल को सप्लाई करेगी वो सप्लाई करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी हो जाती है, पॉइंटिंग इंडेक्स वाली, आपने पढ़ी होगी। उसी तरीके से रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व पीछे की तरफ सप्लाई करती है। रेडियल नर्व भी अगर ऊपर के फ्रैक्चर से डिसरप्ट होगी तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, इस तरीके से, है ना, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सारे साइन भी हम देखते हैं, और इससे फिर हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, ऊपर जो फ्रैक्चर हुआ है उसने कहीं ना कहीं आर्टरी और नर्व को भी डैमेज किया है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन सिंपल, देखो कोई भी नॉन मेडिको भी बता सकता है देख के कि हाँ यहाँ पे कुछ टूटा फूटा है। तो आप एपी व्यू में भी देख सकते हो, लैटरल व्यू में भी देख सकते हो। अब ये कह रहा है कि कभी कभार क्या होता है कि एल्बो में हमारे ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, तो उससे कभी कभार डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि भाई वो चीज़ वहाँ से फ्रैक्चर्ड हुई है या अभी अभी वो जस्ट ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो है वो उसको ऑसिफाई कर रहे हैं। तो उस केस में फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल हाथ है, यानी कि जिसमें चोट नहीं लगी है, जिसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है, उसका भी एक्सरे निकलवा के हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना अभी, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपरली उनकी बोन डेवलप हो गई है, ऑसिफिकेशन सेंटर्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। तो हम दोनों व्यू में कर सकते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू में भी एंड लेटरल व्यू में भी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो मैं पूरी बुक के फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, ये हर जगह अप्लाई होता है, तो उसको ध्यान से समझना। देखो 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस ये है कि सपोज ये है, फ्रैक्चर हुआ है लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं है, यानी कि ये आगे पीछे या टिल्ट वगैरह कुछ नहीं हो रखा है, बस ये इस तरीके से फ्रैक्चर हो रखा है या इस तरीके से फ्रैक्चर हो रखा है। तो उस केस में फटाफट से अबव एल्बो पीओपी प्लास्टर लगा करके एंड उसको कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए इमोबिलाइजेशन कर देते हैं हम। ठीक है ना, सिंपली उस पार्ट को नहीं मूव करते, इमोबिलाइजेशन करते हैं, अबव एल्बो प्लास्टर स्लैब लगाते हैं। कौन सी पोजीशन में? 90 डिग्री फ्लेक्शन पोजीशन में, एंड दैट्स इट, खत्म, वो अपना आप ही सेट हो जाता है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर वो डिस्प्लेस है, कि मतलब वो ऐसे आगे पीछे जा रखा है, वो आगे पीछे जा रखा है, तो उस केस में तो हम इसमें प्लस्तर नहीं लगा सकते ना। अगर प्लस्तर लगाएंगे तो ये तो ऐसा ही टेढ़ा
टेढ़ा जुड़ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो रखा है इसको सही करा जाए। तो वो हम कैसे करते हैं कि सपोज चलो सीवियर नहीं है ज़्यादा, ठीक है, हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन विद परक्यूटेनियस के वायर। क्लोज रिडक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई सर्जरी, काटाफीटी, चीरा फाड़ी कुछ नहीं हुई है, हमने जस्ट कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स लगा करके इस तरीके से ट्रैक्शन और इस तरीके से ये सब करके फटाफट से हम इस जो ये टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था इसको एक पोजीशन में लेकर के आए, एंड उसके बाद फिर हमने इसमें प्लास्टर लगा करके या फिर के वायर लगा करके इसको फिक्स कर दिया। समझ रहे हो? तो यानी कि हमने इसमें कोई सर्जरी नहीं करी, हमने जस्ट ये थोड़े बहुत मैनिपुलेशन करे, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लोज रिडक्शन है। क्लोज रिडक्शन का मतलब ये है कि क्लोजली ही हमने सब कुछ कर दिया, हमने कुछ ओपन यानी कि सर्जरी करके नहीं करा। अब ये सारी टेक्निक्स यहाँ पे हैं, इसको एक बारी रीडिंग मार लेना, इतनी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये ट्रैक्शन दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। अब एक वर्ड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत, दैट इज़ अ काउंटर ट्रैक्शन। ये काउंटर ट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे ये जो बंदा है, जो ये वाला बंदा है, ये आपका क्या कर रहा है, ट्रैक्शन दे रहा है, ये खींच रहा है इसको, और ये बंदा जो है ये एल्बो को स्टेबलाइज करके बैठा है, यानी कि इसको हम बोलेंगे काउंटर ट्रैक्शन। समझ में आया इतना? ठीक है। उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो ये है कि सपोज हमने ये करा एंड ये फेल हो जाए, ठीक है, या फिर रिडक्शन के बाद दोबारा से रीडिस्प्लेस हो जाए, तो फिर उस कैटेगरी में वी डू अ ओपन रिडक्शन एंड अ के वायर फिक्सेशन, यानी कि वी गो फॉर अ सर्जरी, एंड उस सर्जरी में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन भी कर देते हैं ब्रेकियल आर्टरी का फॉर द सस्पेक्टेड इंजरी, यानी कि उसको एग्जामिन भी कर लेते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट और नॉट, बिकॉज ब्रेकियल प्लेक्सस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑल्सो अगर किसी का ओपन फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर का मतलब मैंने बता दिया, यानी कि उसके पूरा मसल्स, पूरी बाहर की स्किन सब कुछ फटी पड़ी है, एंड यू कैन लिटरली सी कि अंदर हड्डियां हैं और वो सब, तो ऐसे ओपन फ्रैक्चर्स में भी हम ओपन रिडक्शन में जाते हैं। ओपन रिडक्शन का मतलब है वी गो फॉर अ सर्जरी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन उन केसेस में रिक्वायर होता है जहाँ पे बहुत लेट डॉक्टर के पास केसेस लाए जाते हैं बच्चों के, एंड तब तक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में हो जाता है, तो देन उस केस में हम कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं। फिलहाल अभी ये जो स्मिथ एंड डनलॉप ट्रैक्शन है ये अभी दे आर नो लॉन्गर इन यूज़, बट कहने का मतलब है कि पहले इसको यूज़ किया जाता था। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। तो मैंने आपको चैप्टर 7 में भी आई गेस समझाया है ये सब कि 3 तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक पहला कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर जिस समय हुआ उसी समय हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट अकरिंग, जो कि एट अ टाइम ऑफ फ्रैक्चर ही होता है। देन यू हैव अ अर्ली कॉम्प्लिकेशन जो कि विद इन 2-3 डेज ऑफ फ्रैक्चर होता है, एंड देन यू हैव अ लेट कॉम्प्लिकेशंस जो आपके हफ्ते या महीने भर आफ्टर अ फ्रैक्चर होता है। तो जाहिर सी बात है इमीडिएट फ्रैक्चर यानी कि जिस दौरान बच्चे का फ्रैक्चर हुआ उसी दौरान और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसकी ब्रेकियल आर्टरी इंजर हो जाए, तो इंजरी टू अ ब्रेकियल आर्टरी, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंजरी टू अ नर्व, नर्व में भी मीडियन नर्व बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो इंजर्ड हो जाए, रेडियल नर्व भी होती है बट इट इज़ समटाइम्स अफेक्टेड, राइट। अब देखो इंजरी टू द ब्रेकियल आर्टरी, क्या होगा अगर इसमें इंजरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है ब्रेकियल आर्टरी है ना, आर्टरी हमारी क्या करती है, मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो अगर कोई आर्टरी ही डैमेज हो जाएगी तो मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, मसल नेक्रोसिस में चल जाएगा, यानी कि इश्मिक कंडीशंस वहाँ पे आ जाएंगी, तो मसल अपना प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा। गेटिंग द पॉइंट, चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब हम आते हैं अपने अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में। तो जैसे कि मैंने बोला अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि सपोज फ्रैक्चर के साथ साथ किसी की ब्रेकियल आर्टरी भी इंजर्ड है, तो ब्रेकियल आर्टरी के इंजर्ड होने से क्या होगा, प्रॉपर मसल में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जो मसल है वो इश्चेमिक हो जाएगी। इश्चेमिक यानी कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई उस पर पहुंच ही नहीं पाएगा, इश्चेमिक का मतलब होता है। तो जिसकी वजह से मसल विल गो इनटू द नेक्रोसिस एंड मसल पूरी डैमेज हो जाएगी एंड वो अपना काम नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। और ये सब कहाँ होगा, ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ये जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है फोरआर्म का, यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो वोल्क्समैन इश्चीमिया ये सब मैंने ऑलरेडी चैप्टर 7 में आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन करा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर फ्लेक्सर मसल ऑफ फोरआर्म में
ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाने के कारण इट विल गो इनटू द इश्चिमिक डैमेजेस। इश्चिमिक डैमेजेस वहाँ में होंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम वहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जल्दी हो सके अर्ली डायग्नोसिस हम करें कि भाई फ्रैक्चर के साथ साथ और कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे लेट कॉम्प्लिकेशंस में देखते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस में है माल यूनियन। जाहिर सी बात है, जब हम अच्छे से डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे या बच्चे को अगर बहुत लेट लेके आएंगे या अगर हम इग्नोरेंस करेंगे तो उसकी जो डिस्प्लेस हो रखा है ना, जो उसकी बोन्स डिस्प्लेस हो रखी हैं, वो फिर वैसे ही जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी ना, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ चाइल्ड, ग्रोइंग स्टेज में है वो अपनी। तो फिर माल यूनियन हो जाएगा, जैसे हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, समझो जुड़ गई। तो इसी वजह से माल यूनियन जो है वो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है किसका, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर का। और इसी की वजह से क्या होता है, क्यूबाइटल वेरस डिफॉर्मिटी होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये, क्योंकि फ्रैक्चर जो है वो जुड़ जाता है, डिस्टल फ्लैगमेंट जो है मान लो वो टिल्टेड हो रखा है मीडियली, तो वो वैसा का वैसे ही जुड़ जाता है, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से तो जो क्यूबाइटल वेरस डिफॉर्मिटी है उसको कभी कभार हम गन शॉट डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। एंड ये डेफिनेटली क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो यूनाइट कर जाता है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव बैकवर्ड टिल्ट होकर के, जिसकी वजह से एल्बो हाइपर एक्सटेंशन में चल जाती है और फ्लेक्शन जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ एल्बो ही चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से ये ऐसे चल गई है ना, गन शॉट की तरह। इस तरीके से गन शॉट डिफॉर्मिटी इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स द गन। ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही बैडली डिफॉर्म्ड हो चुका है एल्बो तो उसमें फिर करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी करके, यानी कि बोन कटिंग एंड ऑल दैट, उसको सही करना पड़ता है। नेक्स्ट अप वी हैव द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ओके, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये एक बारी आप रीडिंग मार सकते हैं। एंड देन यू हैव अ वोल्क्समैन इश्चिमिक कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर वर्ड जहाँ पे भी आ गया, यानी कि अब मसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई हैं कि वो फाइब्रोटिक बन चुकी हैं, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल अकड़ जाती हैं। और इस तरीके से आप डायग्राम्स में देख सकते हो कैसे आपके वोल्क्समैन इश्चिमिक कॉन्ट्रैक्चर्स हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे कह रहा है इफ़ द पेरिफेरल नर्व्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, मसल्स के साथ साथ अगर पेरिफेरल नर्व्स भी अफेक्टेड हैं तो सेंसरी लॉस भी हो जाता है, मोटर पैरालिसिस भी हो सकती है फोर आर्म और हैंड की मसल्स की। अब बात कर लेते हैं हम वोल्क्समैन साइन की। सो वोल्क्समैन साइन जो है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी है, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरीके से हाथ अकड़ चुका है, तो कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी है कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ द फोर आर्म मसल की, जिसमें कि आपकी फिंगर भी फ्लेक्स हो जाती है और रिस्ट भी फ्लेक्स हो जाती है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन में आ जाती है। लेकिन इस साइन में क्या होता है कि अगर सपोज आपका ये रिस्ट जो है ये फ्लेक्स है, देन द पेशेंट इज एबल टू एक्सटेंड द फिंगर। आप देख सकते हो तब वो अपनी फिंगर्स को खोल पा रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रिस्ट को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ से उसने जैसे ही अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करा तो उसकी जो फिंगर्स हो गई वो क्या हो गई, फ्लेक्स हो गई, ठीक है। समझ में आया। इसके साथ साथ सेंसरी लॉस, मोटर लॉस, पेन, पैलोर, ये सब भी इसमें देखने के लिए मिलता है। सो ट्रीटमेंट इसका यही है, अगेन माइल्ड डिफॉर्मिटी तो करेक्ट हो जाती है थोड़ा बहुत पैसिव स्ट्रेचेस करके, जो जितनी भी कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, यानी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्चर्ड में गई होगी उसी को ही अगर हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है ना, पैसिव स्ट्रेचिंग अगर हम करेंगे तो वो करेक्ट हो सकती है। इसमें हम टर्न बकल स्प्लिंट, जिसको हम वोल्क्समैन स्प्लिंट कहते हैं, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये मॉडरेटली डिफॉर्मिटी है देन वी परफॉर्म अ सॉफ्ट टिश्यू स्लाइडिंग ऑपरेशन, जहाँ पे जो फ्लेक्सर मसल है उसको रिलीज किया जाता है उनके ओरिजिन से। कोई भी मसल है उसका एक ओरिजिन पॉइंट होगा, एक इंसर्शन पॉइंट होगा। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्चर में चली गई है तो ओरिजिन साइड से उसको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है तो तब तो उसमें हमें बोन ऑपरेशंस, जैसे कि हमें शॉर्टनिंग करनी पड़ती है फोर आर्म बोन्स की, या फिर कार्पल बोन्स को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ये सब करके फिर हम उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय एंड टेक केयर।